नमस्कार। द डीप डाइव में आप सबका स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे कोई भारी भरकम रिसर्च पेपर नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये किसी के दिल से निकली हुई कह सकते हैं आवाजें हैं। एक फिल्म पर मिली कुछ प्रतिक्रियाएं। हम्म और जब मैंने इन्हें पहली बार पढ़ा तो मेरे मन में बस एक ही सवाल आया कि सिर्फ एक फिल्म, एक काल्पनिक कहानी किसी इंसान के अंदर इतनी असली, इतनी गहरी बेचैनी पैदा कैसे कर सकती है। ये सवाल ही मुझे लगता है कला की सबसे बड़ी ताकत की तरफ इशारा करता है। अच्छा। आप इन प्रतिक्रियाओं की भाषा देखिए। कोई कह रहा है दिल को छूने वाली, कोई कह रहा है अब भी रोने का मन कर रहा है। तो ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, नहीं, ये एक भावनात्मक अनुभव है। और किसी कहानी की सफलता इसी बात से तो मापी जाती है कि वो दर्शकों को सिर्फ एक कहानी न दे, बल्कि एक एहसास दे जाए। हाँ, एक एहसास जिसे वो अपने साथ घर ले जाएं। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद भी यही है। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि लोगों को फिल्म पसंद आई या नहीं। हम इन भावनाओं की परतों को खोल के ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस फिल्म में जिसका जिक्र क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं सनम के तौर पर हुआ है, ऐसा क्या है जो देखने वालों पर इतना इतना गहरा, लगभग अमिट असर छोड़ रहा है। ये एक फिल्म के बहाने हमारे अपने एहसासों की एक पड़ताल है। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं, क्योंकि ये नोट्स बताते हैं कि कहानी ने सिर्फ दिमाग पर नहीं बल्कि रूह पर असर किया है। ठीक है, तो सबसे पहली और सबसे साफ बात जो इन सभी नोट्स में उभर कर आती है वो है इसका जबरदस्त भावनात्मक असर। हाँ, एक टिप्पणी कहती है, एक इमोशनल फिल्म, मेरा तो अब भी रोने का मन कर रहा है। ये सिर्फ फिल्म की तारीफ नहीं है, ये एक तरह से एक स्वीकारोक्ति है कि कहानी ने उन्हें भीतर तक हिला दिया है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये असर फिल्म खत्म होने के कई घंटों बाद भी बना हुआ है। हाँ, अब भी रोने का मन कर रहा है। ये वाकया बताता है कि कहानी थिएटर की सीट पर खत्म नहीं हुई, वो दर्शक के साथ उनके घर तक चली आई है। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल रेजिड्यू कहते हैं। इमोशनल रेजिड्यू। जी, यानी भावनाओं का वो बचा हुआ अंश जो अनुभव खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रह जाता है। तो क्या ये सिर्फ दुख है या कुछ और भी है? क्योंकि हम अक्सर दुखद चीजों से बचते हैं, पर यहाँ दर्शक उस एहसास को लगभग पकड़ कर बैठे हुए हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। और नहीं, ये सिर्फ दुख नहीं है। स्टोरी टेलिंग की दुनिया में हम इसे कैथारसिस कहते हैं। कैथारसिस। हाँ, ये अरिस्टोटल का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि जब हम पर्दे पर किसी किरदार को तकलीफ में देखते हैं तो हम अनजाने में अपनी दबी हुई भावनाओं को, अपने डरों को उन किरदारों के जरिए बाहर निकाल देते हैं। अच्छा। ये एक तरह की इमोशनल क्लेंजिंग या भावनात्मक शुद्धि है। इसीलिए तो रोने के बाद अक्सर हल्का महसूस होता है ना। सही बात है। सुखद अंत हमें संतुष्टि देता है, लेकिन एक दुखद अंत हमें अपने ही एहसासों से सामना करने का मौका देता है और वो ज्यादा यादगार रह जाता है। मतलब हम दूसरों के दर्द में अपना दर्द देखकर एक तरह की राहत महसूस करते हैं। ये तो काफी जटिल है। बहुत। और शायद इस गहरे और जटिल एहसास की सबसे बड़ी वजह फिल्म का अंत है। एक प्रतिक्रिया में साफ लिखा है, एंडिंग जस्ट आपके थॉट से ऑपोजिट है। और एक दूसरे दर्शक ने तो और भी मजबूती से कहा है, ऐसी एंडिंग जो कोई भी नहीं चाहेगा, मैं तो कभी नहीं। और यहीं पर कहानीकार ने एक बहुत बड़ा और साहसी दाव खेला है। कैसे? उन्होंने दर्शकों की उम्मीदों को जानबूझकर तोड़ा है, जिसे सबवर्टिंग एक्सपेक्टेशंस कहते हैं। सबवर्टिंग एक्सपेक्टेशंस। जी, ये एक बहुत शक्तिशाली टूल है, लेकिन उतना ही जोखिम भरा भी। ज्यादातर दर्शक, खासकर प्रेम कहानियों में, एक सुखद अंत की उम्मीद लेकर आते हैं। वो चाहते हैं कि किरदारों को आखिर में खुशी मिले। लेकिन यहाँ तो उस उम्मीद को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। तो क्या इससे दर्शकों के ठगा हुआ महसूस करने का खतरा नहीं होता? बिल्कुल होता है। कि जिस कहानी में उन्होंने अपना समय और भावनाएं निवेश की, उसने अंत में उन्हें धोखा दे दिया। बिल्कुल होता है। और कई फिल्में इस कोशिश में बुरी तरह नाकाम भी होती हैं। लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि ये झटका काम कर गया। वो क्यों? और इसकी वजह शायद ये है कि अंत भले ही अप्रत्याशित था, लेकिन वो कहानी के मिजाज के साथ जुड़ा हुआ था। वो कोई सस्ता शॉक वैल्यू वाला अंत नहीं था, बल्कि कहानी की यात्रा का एक दुखद लेकिन तार्किक परिणाम था। अच्छा। दर्शकों को झटका जरूर लगा, लेकिन उन्हें ये महसूस नहीं हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। और इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अन्याय, हाँ, ये शब्द इस अनुभव को सही तरीके से पकड़ता है। और ये अन्याय का भाव और भी गहरा हो जाता है जब हम किरदारों से जुड़ते हैं। एक किरदार आनंद का जिक्र खास तौर पर है। जी, एक दर्शक लिखता है, आनंद के लिए दिल से बुरा लग रहा है, और दूसरा, सोचकर ही डर लगता है जो उसके साथ एंडिंग में हुआ।
साफ है कि दर्शकों ने आनंद के किरदार के साथ एक मजबूत रिश्ता बना लिया था। यहाँ मैं एक और नुआंस जोड़ना चाहूंगी। ये सिर्फ सहानुभूति नहीं है जहां हमें किसी के लिए बुरा लगता है। ये समानुभूति मतलब एम्पैथी का स्तर है, जहां हम उस किरदार के दर्द को महसूस करने लगते हैं। हाँ, दिल से बुरा लग रहा है, सहानुभूति हो सकती है, लेकिन सोचकर ही डर लगता है, ये पंक्ति समानुभूति की तरफ ले जाती है। दर्शक सिर्फ आनंद के लिए दुखी नहीं है, वे उसकी तकलीफ की कल्पना करके खुद डर रहे हैं। वो उस किरदार की आंखों से दुनिया की क्रूरता को देख रहे हैं। बिल्कुल। और जब ये जुड़ाव इतना गहरा हो तो कहानी का हर मोड़ व्यक्तिगत लगने लगता है। लेकिन चलिए एक पल के लिए दुखद अंत और आनंद के दर्द से हटकर उस किरदार की बात करते हैं जिसकी वजह से ये सब हुआ, तन्वी का पिता। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। एक दर्शक ने उसके बारे में बहुत गहराई से सोचा है। वो लिखते हैं, मुझे एक बार लगा कि शायद तन्वी का पिता पहले गुस्सा होगा लेकिन अंत में मान जाएगा। हाँ, एक आम उम्मीद। हाँ, लेकिन फिर वो लिखते हैं, लेकिन मैं अब इस बारे में जरूर सोचूंगा कि कोई पिता प्यार में इतना अंधा भी हो सकता है। और ये इन नोट्स का शायद सबसे विचारोत्तेजक हिस्सा है। सही बात है। ये दिखाता है कि फिल्म ने दर्शक को सिर्फ रुलाया नहीं, बल्कि उनकी दुनिया की समझ को चुनौती दी है। यहाँ विलेन कोई पारंपरिक राक्षस नहीं है, वो एक पिता है। हाँ, एक पिता, एक ऐसा रिश्ता जिसे हम आम तौर पर सुरक्षा और प्यार से जोड़ते हैं। दर्शक की जो शुरुआती उम्मीद थी कि अंत में मान जाएगा, वो हमारी सामाजिक कंडीशनिंग को दर्शाती है कि पिता का प्यार आखिरकार जीत ही जाएगा। बिल्कुल, पर फिल्म इस धारणा को सिरे से खारिज कर देती है। और वो वाक्यांश, प्यार में इतना अंधा, ये अपने आप में कितना कुछ कहता है। क्या ये सच में प्यार है या प्यार के नाम पर अधिकार, इज्जत या अपनी मर्जी थोपने की जिद? यही वो सवाल है जो फिल्म दर्शक के दिमाग में छोड़ जाती है। अच्छा, ये फिल्म शायद सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये इस बात पर भी एक टिप्पणी है कि कैसे प्यार और अधिकार, पोजेशन के बीच की रेखा बहुत धुंधली हो सकती है। उस पिता के लिए शायद अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा जरूरी अपनी इज्जत या अपना कहा रखना था। उसका प्यार एक शर्तिया प्यार था, कंडीशनल लव, जो उसकी उम्मीदों के दायरे में ही सीमित था। हाँ, और जब तन्वी ने उस दायरे को तोड़ा तो उसका प्यार ना रहकर एक तरह की क्रूरता में बदल गया। तो एक तरह से फिल्म का असली विलन कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक मानसिकता है। बिल्कुल, एक ऐसी मानसिकता जो प्यार को एक वस्तु की तरह देखती है जिस पर सिर्फ उसका हक है। और सबसे यादगार कहानियां वही होती हैं जो हमारे आरामदेह विश्वासों को चुनौती देती हैं। हाँ, जो हमें हाँ ऐसा भी हो सकता है सोचने पे मजबूर करती हैं। और इस दर्शक की प्रतिक्रिया से साफ है कि फिल्म ने उनके लिए दुनिया की एक असहज करने वाली सच्चाई को उजागर किया है। और अब वो इस पर सोचने के लिए मजबूर है। जी। तो इन सभी भावनाओं को अगर हम देखें, दुख, सदमा, समानुभूति और अब ये वैचारिक बेचैनी, इन सब का नतीजा ये होता है कि कहानी दर्शकों के लिए खत्म ही नहीं होती। और यहीं से एक और दिलचस्प बात सामने आती है जो शायद इन सभी एहसासों का चरम है। एक दर्शक बहुत जुनून के साथ कहता है, मैं दिल से इस फिल्म के अगले पार्ट का हमेशा इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं तन्वी को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। ये पंक्ति, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। सही में इस एक वाक्य में दर्शक की पूरी यात्रा सिमट गई है। ध्यान दीजिए, वो ये नहीं कह रहा कि मैं कहानी का अगला हिस्सा देखना चाहता हूँ, वो कह रहा है मैं तन्वी को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। मतलब दर्शक और कहानी के बीच की दीवार पूरी तरह से गिर चुकी है। वो अब सिर्फ एक निष्क्रिय दर्शक नहीं रहा, नहीं, वो एक सक्रिय भागीदार बन गया है जो किरदारों के प्रति एक जिम्मेदारी महसूस कर रहा है। हाँ, क्योंकि वे न्याय चाहते हैं। फिल्म ने उन्हें एक अन्यायपूर्ण दुनिया दिखाई और अब वे उस अन्याय को ठीक करना चाहते हैं। ये मांग असल में उस नैतिक आक्रोश का नतीजा है जो उन्होंने पर्दे पे देखा। वे एक ऐसी दुनिया में विश्वास करना चाहते हैं जहां सच्चे प्यार की जीत होती है, जहां बलिदान का फल मिलता है। और जब फिल्म उन्हें ये नहीं देती तो वे उम्मीद करते हैं कि शायद एक और कहानी, एक अगला भाग उस गलती को सुधारेगा। बिल्कुल। तो वे सिर्फ दर्शक नहीं रहे, वे एक तरह से जज बन गए हैं। हाँ, बिल्कुल। और कहानीकार अब कटघरे में खड़ा है। सही है। ये आधुनिक स्टोरी टेलिंग की एक खूबसूरत बात है, जहां दर्शक सिर्फ कहानी को ग्रहण नहीं करते, वे उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, उससे बहस करते हैं और उसे बदलने की मांग भी करते हैं। यह दिखाता है कि कहानी उनके जहन में कितनी जिंदा है। और अंत में एक टिप्पणी है जो इस पूरी कहानी के मर्म को एक पंक्ति में समेट देती है। कौन सी? एक सच्चा प्यार जो किस्मत के हाथों हार गया। ये क्लासिक ट्रेजेडी का सदियों पुराना सूत्र है ना। दो लोग जो एक दूसरे के लिए बने हैं,
लेकिन ब्रह्मांड, समाज या हालात उनके खिलाफ साजिश करते हैं। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जो इंसानों को हमेशा से आकर्षित करता रहा है, चाहे वो रोमियो जूलियट हो, हीर रांझा हो या सोनी महवाल। इन कहानियों में एक अजीब सा दुखद आकर्षण होता है। ये हमें प्यार की बेपनाह ताकत भी दिखाती हैं और साथ ही साथ जीवन की अनिश्चितता और कभी-कभी उसकी बेवजह की क्रूरता का भी एहसास कराती हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम ऐसी कहानियों की तरफ खींचते क्यों हैं जो हमें पता है कि हमें रुलाएंगी, हमें बेचैन करेंगी? शायद इसलिए क्योंकि कहानियां हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई के करीब ले जाती हैं कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। अच्छा। ये हमें विनम्र बनाती हैं। एक सुरक्षित माहौल में हम अपने सबसे बड़े डर का सामना करते हैं। किसी अपने को खो देने का डर। हाँ, या प्यार में नाकाम होने का डर। ये हमें असल जिंदगी की त्रासदियों के लिए शायद थोड़ा बहुत तैयार करती हैं। ये कहानी उसी महान परंपरा को आगे बढ़ाती हुई लगती है और इसीलिए इसका असर इतना गहरा और सार्वभौमिक है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो ये साफ है कि इस फिल्म का असर एक आयामी नहीं है। ये सिर्फ एक दुखद कहानी नहीं है जिसने लोगों को रुला दिया। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये उम्मीदों को तोड़ने वाली कहानी है जिसने दर्शकों को चौंकाया। जी। ये किरदारों के साथ एक गहरा भावनात्मक बंधन बनाने वाली कहानी है जिसने दर्शकों को समानुभूति के स्तर तक पहुंचाया। और ये इंसानी रिश्तों की जटिलताओं पर, खासकर प्यार और अधिकार के फर्क पर सोचने को मजबूर करने वाली कहानी है। इन सभी तत्वों का मिश्रण। हाँ, इन सभी का मिश्रण ही इसे एक शक्तिशाली और अविस्मरणीय अनुभव बनाता है। आज की इस चर्चा को अगर हम देखें तो हमने समझा कि कैसे कहानी का भावनात्मक असर सिर्फ दुख तक सीमित नहीं बल्कि कैथारसिस जैसी गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से जुड़ा है। हमने देखा कि कैसे एक अप्रत्याशित और दुखद अंत दर्शकों को चौंकाने के साथ साथ कहानी से और मजबूती से जुड़ सकता है अगर उसे सही तरीके से बुना गया हो। बिल्कुल। और कैसे किरदारों से गहरा जुड़ाव उन्हें सिर्फ दर्शक न रखकर कहानी का एक हिस्सेदार बना देता है। और ये हिस्सेदारी ही उन्हें कहानी के लिए न्याय मांगने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। और दर्शकों की एक सीक्वल की तीव्र इच्छा, खासकर ये कहना कि मैं तन्वी को इस हाल में नहीं छोड़ सकता, ये दिखाता है कि कहानी उनके जहन में खत्म नहीं हुई है। वे किरदारों के लिए, खासकर तन्वी के लिए, एक बेहतर, ज्यादा न्यायपूर्ण अंत की उम्मीद कर रहे हैं। वो उस अन्याय को मिटाना चाहते हैं जो कहानी ने उनके साथ किया। और ये अपने आप में कहानी की सबसे बड़ी जीत है। सही कहा। और ये हमें आज के लिए एक अंतिम विचार पर छोड़ जाता है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। क्या एक दुखद कहानी जो हमें किरदारों के लिए तड़पता हुआ और एक अधूरेपन के एहसास के साथ छोड़ देती है, हमेशा एक सुखद अंत वाली कहानी से ज्यादा यादगार और असरदार होती है? और अगर हाँ, तो हमारे अंदर ऐसा क्या है, हमारी मानवीय प्रकृति में ऐसी कौन सी बात है जो हमें उन कहानियों की तरफ खींचती है, जो हमें रुलाती हैं, जो हमें दर्द देती हैं और फिर भी हम उन्हें बार बार खोजना चाहते हैं?